हाउ चाइना रिड्यूस द पॉवर्टी लेसन्स फॉर इंडिया। चाइना ने जिस तरीके से पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम किया है, तो भारत के लिए यह एक लेसन के समान हो सकता है। भारत उसमें से कुछ सीख सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल आया था, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। लास्ट वीक वर्ल्ड बैंक ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट रजू किया था। किसके ऊपर? ग्लोबल पॉवर्टी, विश्व के अंदर जो गरीबी पॉवर्टी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट रजू किया था। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि कोविड पेंडेमिक एंड द वॉर एंड यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है और कोविड की जो महामारी आ गई थी, उसकी वजह से पॉवर्टी रिडक्शन जो था वो आउटराइट रिवर्सल हो गया था। मतलब कि कुछ लोग जो गरीबी रेखा के बाहर आ गए थे वो फिर से गरीबी रेखा के अंदर चले गए। मतलब कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो कुछ करके या फिर थोड़ी बहुत मेहनत करके માંડ तरीके से गरीबी से बाहर आए थे, तो वो वापस गरीबी में जा चुके हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। पहले तो समझते हैं कि पॉवर्टी जो है इसमें भी एक खतरनाक पॉवर्टी यानी कि गरीबी में भी सबसे खतरनाक जो गरीबी होती है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब क्या है? व्हाट इज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी, और इसकी डेफिनेशन, इसकी जो व्याख्या है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर बात करें तो एनी वन लिविंग ऑन लेस देन $2.15 अ डे इज़ कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। यानी कि अगर मान लो कि कोई इंसान एक दिन का $2.15 से भी कम कमाता है या फिर उससे भी कम का खर्चा करता है, उससे भी कम की हालत में रहने की कोशिश करता है, तो उसे हम एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं। अगर उस पूरे विश्व के अंदर बात करें तो 2019 के अंदर 6.48 मिलियन लोग यानी कि 64 करोड़ लोग जो है 64 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। यहाँ पर यह बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप कहीं भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में लिख रहे हैं तो अब आप ये वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है उसी को कोट करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन जब आप कोट करेंगे तो आपका जो आंसर है उसका वजन थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर विश्व के अंदर पहली बार बात करें कि वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय धोरण की बात करें तो वो $1 अ डे यानी कि सबसे पहले जब यह नक्की किया गया था तो इस तरीके से नक्की किया गया था कि मान लो कि कोई एक इंसान एक दिन में $1 का खर्चा करता है या फिर $1 कमाता है, तो उसे हम पॉवर्टी लाइन या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो बोलेंगे। जो 1990 के आसपास जो है वो बनाई गई थी, और ये 1990 के आसपास जो बनाई गई थी तब उसका प्राइस बैंड जो है वो 1985 के अनुसार लगाया गया था, लेकिन तब $1 को ध्यान में रखा गया था। लेकिन अभी तो एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक के अनुसार $2.15 जो है वो कर दी गई है। उसके बाद ये $1 से ये पैसा जो है वो बढ़ाया गया एंड रेज टू $1.08 इन 1993। फिर $1.25 कर दी गई 2005 में, फिर 2011 में $1.90 कर दी गई, और अभी 2017 के अंदर बात करें उसकी प्राइस के अनुसार अभी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की जो लाइन रखी गई है वो $2.15 जो है वो रखी गई। यहाँ पर यह बात बहुत ही चिंताजनक है कि अगर एक दिन के सिर्फ $2.15 की बात करते हैं तो उतना मान लो कि कोई इंसान नहीं कमाता है, तो उसे हम एक्सट्रीम पॉवर्टी बोलते हैं। और अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करें तब भी पूरे विश्व के अंदर 64 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के अंदर जीने का काम करते हैं। अगर सिर्फ $2 की बात करें, अगर इसको हम रुपये में कन्वर्ट करें तो अभी रुपी 80 के आसपास चल रहा है, 80, तो 80 के आसपास 80 × 2 कर दे, सिर्फ हम $2 की बात करते हैं तो 160 रुपीज़ की बात करते हैं। मतलब कि कोई बहुत सारे ऐसे इंसान, ऐसे लोग भी है पूरे विश्व के अंदर, कितने 64 करोड़ लोग कि जो एक दिन का 160 रुपये जो है वो भी नहीं कमाते। मतलब कि इसे समझ में आता है कि हालत इनकी कितनी ख़राब होगी। अगर ये लोग इतने पैसे भी नहीं कमा पा रहे या फिर इतने पैसे भी नहीं खर्च कर पा रहे, तो उनके पास फूड यानी कि खाने की चीज़, रहने का जो घर, वो सब तो कहाँ से होगा, क्योंकि इतने पैसे भी, और फिर एजुकेशन, हेल्थ, वो इन सब में भी उनकी हालत जो है वो बद से बदतर या फिर कितनी ख़राब होती वो हम समझ सकते हैं। अगर उनके पास हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, फूड नहीं है, तब तो फिर बहुत सारी बीमारी और वो सब, मतलब कि इसीलिए बोला जाता है कि पॉवर्टी की जो विशिशियस साइकिल जो होती है उसी के अंदर यह लोग जो है वो फंस जाते हैं। आगे देखते हैं कि व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बैंक स्टेटेड अबाउट इंडियाज़ पॉवर्टी लेवल। वर्ल्ड बैंक ने भारत की पॉवर्टी लेवल के बारे में क्या बोला? अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो बोल रहा है कि इंडिया इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। सबसे ज़्यादा पुअर लोग जो है वो भारत के अंदर ही है। 2020 की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग जो है वो भारत के अंदर है। भारत में सब लोग गरीब ही रहते। आगे बात करते हैं कि चाइना ने क्या अचीव किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा पाया अपने रिपोर्ट में कि 1978 एंड 2019 इन दोनों के बीच का जो समय था, तो चाइना ने 765 मिलियन लोग जो है यानी कि 76 करोड़ लोग
उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है। 4 डिकेड के अंदर 40 सालों का जो समय था, उस समय के अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ सरकार ने कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसे मेजर लिए कि जिनकी मदद से क्या किया, 76 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से इन्होंने बाहर निकालने का कार्य किया। 2021 में चाइना ने यह डिक्लेयर किया कि इन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उनको इरेडिकेट कर दिया, मतलब कि अभी उनके देश के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी है ही नहीं। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब कि ये $2 वाली जो है वो। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वेंट 66 ईयर्स इन 1978 to 77 ईयर्स बाई 2090। चाइना की बात करें तो चाइना की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ मतलब कि कोई इंसान का जन्म होता है तब माना जाता है कि यह इंसान कितना जिएगा, तो वो जो साल है वो 66 ईयर्स हो गया। 66 ईयर्स था 1978 में, लेकिन 2019 में उसमें भी 10 ईयर की बढ़ोतरी आ गई और अभी ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ में जो भी जिसका भी बर्थ जन्म होता है तो वो 77 ईयर तक तो जिंदा रहेगा, वो उसकी एक्सपेक्टेंसी रेस हो गई। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है कि छोटा बच्चा जो होता है उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, तो छोटे बच्चों का जो मृत्यु दर होता है वो भी कम हो गया। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो माता के पेट से बालक का जो जन्म होता है तो जन्म देते वक्त ही जो बच्चा होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर 0 से 5 साल के बीच में ही कुछ ना कुछ बीमारी के कारण या फिर कोई और तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी कितना 1978 में 52 था, तो वो भी 6.8 पर 1000 इन्फेंट जो है वो भी उनमें कमी आ गई है चाइना के अंदर। तो मतलब कि चाइना ने बहुत ही अच्छा काम किया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसको भी इरेडिकेट कर दिया है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सभी में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो चाइना ने ऐसा किस तरीके से किया? उन्होंने ऐसा तो क्या तीर मार दिया, उन्होंने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए वो देखते हैं। तो क्या 2 पिलर्स ऑफ चाइनास अप्रोच ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, इन्होंने तो 2 पिलर के ऊपर जो है वो काम किया था। तो 2 पिलर किस तरीके से थे वो समझते हैं। चाइनास अचीवमेंट इन पॉवर्टी एलिवेशन, इफेक्टिव गवर्नेंस, इन्होंने गवर्नेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया। ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रॉड बेस्ड यानी कि बहुत ही विस्तृत तरीके से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया। फिर पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटेजी, पॉवर्टी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बने। ये ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो कि ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ग्रो हो सके उस हिसाब से उन्होंने मेजर लिए। फिर इंक्रीमेंटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बहुत ही ज़्यादा वेग दिया। फिर मैनेज्ड अर्बनाइजेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन जो है उनको मैनेज करने का काम किया और रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है उनको भी मैनेज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही अच्छा खर्चा किया। यह सब इन्होंने इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इकोनॉमी को ट्रांसफ़र करने में इन्होंने योगदान दिया। इकोनॉमी में मार्केट के अंदर सरकार जो है कौन कौन सी पॉलिसी के हिसाब से क्या क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर खर्चा किया। फिर पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटेजी में इन लोगों ने क्या क्या किया? तो कि एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटेजी, यानी कि अलग अलग एरिया के हिसाब से पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हर एक एरिया बेस्ड स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनी। दूसरा काम क्या किया कि सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सोशल प्रोटेक्शन यानी कि पेंशन या फिर हेल्थ के लिए जो कोई हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब, मान लो कि कोई इंसान की जो नौकरी जो है, जॉब जो है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सरकार उसको कुछ पेंशन वगैरह देती है। सरकार इंसान को जब हेल्थ रिलेटेड फ्री में सुविधा देती है, एजुकेशन के रिलेटेड फ्री में सुविधा देती है या फिर कोई भी ऐसी सुविधा जो देती है तो उसे हम सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी कवर होता है। तो इन पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करने के लिए इन्होंने सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बढ़ाई। फिर टारगेटेड पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रेटेजी, यानी कि पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए इन्होंने अलग अलग इंसानों को टारगेट किया, यानी कि जो गरीब है, जो एग्जैक्टली गरीब है उन्हीं को टारगेट किया और उनको एलिवेट करने की कोशिश की। तो यह पूरा का पूरा जो है वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड बैंक ने अपना जो रिपोर्ट दिया था उसमें यह बात जो है वो बताई गई है, तो आप कहीं पे भी यह जो है लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं तो भारत इंडिया से क्या सीख सकता है पॉवर्टी इरेडिकेशन के मामले में। सबसे पहले तो इफेक्टिव गवर्नेंस, हमें जो गवर्नेंस है वो बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ये ब्यूरोक्रेसी के लोग और यह सब जो है वो उसके अंदर रहते हैं। भारत के अंदर करप्शन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक जो है वो 880 है, तो मतलब कि ज़्यादातर तो करप्शन में ही चला जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो पॉलिसी, जो गरीबों को दूर करने के लिए जो बेनिफिट दिया जाता है तो वो तो गरीबों तक पहुंचते ही नहीं है, बीच में ही जो बिचौलिए लोग होते हैं वो बीच में ही उसको लांच के रूप में ले लेते हैं।
तो सबसे पहले गवर्नेंस को इफेक्टिव करना चाहिए। हालांकि अभी सरकार ने जो ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये डिजिटल लेवल की जो कोई भी सुविधाएं लाए हैं तो वो अच्छा है कि इससे करप्शन को दूर करने में और इफेक्टिव गवर्नेंस के सामने में कुछ अच्छी जो है वो देखने को मिला है। फिर दूसरा बोला कि गवर्नेंस के मामले में सुधार करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट, यानी कि जो कोई भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन अमलीकरण करना है तो वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि केंद्र जो है वो अपने हिसाब से निर्णय ले ले, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। नीचे जो डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण के मामले में, यानी कि अलग अलग जो राज्य जो है, जो जिले जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है, उन सबको भी इसके अंदर दाखिल करना चाहिए और उनको थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन में क्या देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। फिर सिग्निफिकेंट स्कोप फॉर लोकल एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि लोकल लोग जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस ज़्यादा से ज़्यादा छूट देनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा पावर जो है देना चाहिए, गवर्नेंस में सुधार करना चाहिए। दूसरी बात बोले तो प्रमोटिंग अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग लोकल गवर्नमेंट टू अचीव कोहेरेंस। जो भी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में क्या आती है तो कि ये तालुका पंचायत, फिर ये जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, वो सब आती है। तो लोकल गवर्नमेंट है उनको उन अलग अलग लोकल गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके का हेल्दी कंपटीशन जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि हर एक लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार के गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेटेड जो है वो फील करे। दूसरा बोला एक महत्वपूर्ण चीज़ एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर तो गरीब लोग क्यों बनते हैं, ज़्यादातर तो हेल्थ में ही बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। अगर मान लो कि कोई इंसान जो है उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन आ गया, आपने खुद अपने लाइफ या फिर जीवन में देखा होगा कि अगर कोई भी इंसान दवाखाने यानी कि हॉस्पिटल में जाता है तो 1-2 लाख तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं रहता। और हॉस्पिटल में अगर आप एक बार गए तो फिर वहाँ पर कितना बिल बनेगा उसका कुछ नक्की रहता ही नहीं है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है उसका भी अगर हेल्थ का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है तो वो मिडिल क्लास से भी नीचे आके पॉवर्टी गरीबी में जो है वो घुस जाता है। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि हेल्थ भारत के अंदर एफोर्डेबल नहीं है और डॉक्टर भी कई बार लूटने का और ऐसा सब काम करते हैं। वो गब्बर इस बैक मूवी में बताया गया है कि अगर इंसान मर गया है फिर भी उसकी जो है सारवार कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर एफोर्डेबल होनी चाहिए, हेल्थ केयर में ही ज़्यादातर पैसे जो है वो चले जाते हैं। और हेल्थ केयर एक ऐसा एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्च है कि यह एक अनप्लान्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसके बारे में हमने जो कोई भी अगर घर की गृहिणी है या फिर घर के कोई भी मैनेज करने वाला जो है तो उसने जब बजट बना रहे होते हैं घर के, तो उसमें हेल्थ का जो खर्चा है उसको इंक्लूड नहीं करते। तो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आने से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा होता है, अनप्लान्ड होता है, तो गरीबी में उसी के अंदर चले जाते हैं। एजुकेशन आपको लगेगा कि भाई चलो ठीक है, हेल्थ के ऊपर तो हेल्थ से गरीब बन जाते हैं, लेकिन एजुकेशन से कैसे गरीब बनते हैं? अभी एजुकेशन से गरीब बनते नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि इंसान को एजुकेशन दिया है तो क्या होगा, अगर इंसान के पास एजुकेशन है तो उसके पास कुछ प्रकार की स्किल होगी, तो वो जब बड़ा होगा तो कुछ नौकरी धंधा कुछ कर पाएगा। अगर उसके पास एजुकेशन ही नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, शिक्षण ही नहीं है उसके पास, तब वह कुछ काम धंधा कर नहीं पाएगा और फिर गरीब का गरीब ही रह जाएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अमीरों के जो लड़के होते हैं ये तो वो अमीर ही होते हैं और गरीबों के जो लड़के होते हैं वो गरीब ही होते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही पाया गया है। तो इसी तरीके से अच्छा एजुकेशन है तो वो अपनी तरीके से कुछ काम धंधा नौकरी वगैरह जो है वो उसको मिल पाएगी, छोटी से छोटी नौकरी भी मिल पाएगी, तो वो गरीबी रेखा से बाहर आ पाएगा। दूसरी बात बोली गई कि सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी, सामाजिक सुरक्षा की जो पॉलिसी, मतलब कि ये पेंशन, इंश्योरेंस, वो सब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। पुअर हाउस होल्ड को ये देना चाहिए, जिसके अंदर सोशल असिस्टेंस के स्वरूप में कुछ प्रोग्राम जो है वो शुरू करने चाहिए। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, या फिर महिलाओं को हर महीने जो है वो 500 रुपये दिए जाते हैं, या फिर मान लो कि ओल्ड एज वृद्ध है उनको हर महीने जो है वो 1000 रुपये दिए जाते हैं। मान लो कि कोई विधवा है तो उसको हर महीने जो है वो 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसको सोशल असिस्टेंस, सामाजिक स्वरूप से उसकी असिस्टेंस सहायता करना। सोशल इंश्योरेंस यानी कि कुछ प्रकार की जो इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी है जो वो उनको ले देना, या फिर सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की जो है योजना वो शुरू करनी चाहिए, और कुछ अदर टारगेटेड सोशल पॉलिसी जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो सोशल पॉलिसी है वो एरिया बेस्ड अप्रोच के ऊपर होनी चाहिए। फिर पुअर रीजन, जो गरीब विस्तार है, अगर पूरे भारत की बात करें तो सभी भारत के अंदर सभी विस्तार जो है वो कोई गरीब नहीं है। अगर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया इन दोनों की कंपेयर करें तो नॉर्थ इंडिया में
साउथ इंडिया की कंपेयर में ज़्यादा गरीबी है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में क्या है, गरीबी ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो रीजन विस्तार जो है पुअर रीजन उनको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, पूरे का पूरा जो विलेजेस है उनको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। अभी नीति आयोग और भारत सरकार ने मिलकर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो शुरू किए। तो ये किस तरीके, ये किस लिए है, ये इसी तरीके से कि भाई ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो एक तरीके से पुअर रीजन है, गरीब जिले या फिर गरीब विस्तार है, तो उनको बाहर लाने के लिए एरिया बेस्ड अप्रोच जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। फिर अलग अलग जो पुअर गरीब लोग हैं उनको टारगेटेड तरीके से उसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन, और इन सभी से ये करना चाहिए। फिर क्रिएटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एज अ मीन्स टू एस्केप पॉवर्टी, गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर उन लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी कि आर्थिक तक जो है उनका निर्माण करना चाहिए। वो लोग उनको कुछ जॉब, नौकरी, रोजगार मिल सके, इसीलिए उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो देनी चाहिए। अभी इसकी अगर हम बात करें तो जो लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी ट्राइबल लोग ज़्यादातर, या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हम बोलते हैं, तो वो लोग उनकी आजीविका, उनकी लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट जंगल के ऊपर ही रहती है, जंगल के अंदर जो प्रोडक्ट रहती है उन्हीं के ऊपर उसकी रहती है। तो सरकार ने इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की है। क्या नाम है उसका, तो क्या वन बंधु कल्याण योजना, वन बंधु कल्याण योजना। तो ये वन बंधु कल्याण योजना है, तो ये इसको आप क्या बोल सकते हैं कि सरकार ने वन बंधु कल्याण योजना की मदद से क्या किया, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी। उसकी मदद से क्या होगा कि जितनी भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो जंगल में मिलने वाली जो प्रोडक्ट है, उनको वो बेचकर उसका मार्केटिंग करके उसको अच्छे से अलग अलग जगह पर बेच पाएंगे, ताकि उनको एक तरीके की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसी तरीके से एक और स्कीम लॉन्च की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये भी क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक ऐसी प्रोडक्ट जो है वो नक्की करेंगे और उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे, उसका इतना अच्छा से मार्केटिंग करेंगे और उसका बहुत ज़्यादा सेल, उसकी बिक्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा हम काम करेंगे। तो ये क्या किया कि भाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट की उन लोगों के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए एक तरीके की आजीविका, रोजगारी का जो है वो साधन, उसकी तक का जो है वो निर्माण करने का कार्य किया, ताकि वो लोग गरीबी से निकल सके। ये सब भारत के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो आप कहीं पे भी मेंस में लिख सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग अगर ऐसे पूछा गया है, निबंध पूछा गया है, तो उसके अंदर भी आप यह सब कुछ लिख सकते हैं। यह टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीएससी मेंस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेनिंग बाय गिविंग रीजन। यानी कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए हैं, उसका अमलीकरण किया गया है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी भारत जो है वो गरीबी से ही झझूम रहा है, भारत गरीबी को भूलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा क्यों है, आप एग्जाम्पल देके जो है वो समझे। अगर हम एक बात यहाँ पर नक्की करें तो SDG हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो वो भी पहले नंबर का जो गोल है वो भी गरीबी को हटाने की जो है वो बात करते हैं। दूसरी बात करें कि गरीबी को हटाने का काम जो है वो भारत का एक ऐसा सपना है जो भारत ने आज़ादी के समय ही देख लिया था। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तभी पंडित नेहरू ने, गांधी जी ने और सब लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन लोगों ने एक ऐसा सपना देखा था कि हम भारत को पॉवर्टी फ्री, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का निर्माण करेंगे। अभी हम 75 अमृत महोत्सव का जो है वो सेलिब्रेशन करें, लेकिन फिर भी यह सपना हमारा अधूरा है। तो इसी के रिगार्डिंग 2018 में यह क्वेश्चन पूछा कि ऐसा आखिर क्यों है, या फिर गरीबी से दूर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ऐसा यानी कि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें तो इसकी PDF जो है वो आपको नॉलेज रिपेयरिंग की टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।